बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी बच्चे किताब और पेंसिल लेकर बैठेंगे ताकि आप पेंसिल से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो और जो क्वेश्चंस एक एक नंबर के बीच में निकलेंगे वो आपने साइड में लिखने हैं। जैसे इसकी बिल्कुल पहली लाइन है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पाई मोहरें संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। अब ये जो पहली लाइन तुमने पढ़ी है इसमें एक तो लिखा हुआ है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। अब अथवा मीन्स कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ये आप साइड में लिख लो, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन भी कर लो। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास सारी फैली हुई थी। तो अब हड़प्पाई जो मोहरें थी इसकी वो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु हैं। पुरा वस्तु का मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, यानी जो इसकी सबसे पहली पुरानी वस्तुएं थी वो उसकी थी मोहरें। अब आगे लिखा हुआ है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई, इसको अंडरलाइन करो। अब प्रश्न क्या बना कि मोहरें कौन से पत्थर से बनाई गई थी? तो मोहरें सेल खड़ी पत्थर से बनाई गई थी। तो अभी तुमने 2 लाइनें पढ़ी हैं और उसमें 2 प्रश्न बन गए हैं। पहला प्रश्न कि हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, दूसरा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है, और तीसरा प्रश्न कि ये जो मोहरें थी हड़प्पाई मोहरें ये कौन से पत्थर से बनी हुई थी। तो ये आपने पहली लाइन अंडरलाइन करनी है और दूसरी अंडरलाइन करनी है कि सेल खड़ी नामक पत्थर से जो बनाई गई ये मोहरें थी इसमें ऐसे जानवरों के चिन्ह बने हुए थे और एक ऐसी लिपि थी जिसको कि अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। यानी कि जो मोहरों पे जानवरों के चित्र भी बने हुए थे और उसमें एक ऐसी लिपि थी जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। उसके बाद नेक्स्ट है, उस समय के जो बसे हुए लोग थे उनके जीवन के विषय में हमें उनके द्वारा छोड़ी गई पुरा वस्तुएं जैसे कि उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार और मोहरें, इनसे हमें जानकारी मिलती है। ये अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो लिपि थी वो तो पढ़ी नहीं गई, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के जो उस समय के लोग थे हमें कैसे पता चला कि उनका जीवन कैसा था? तो उनकी जो चीज़ें मिली हैं खुदाई करके, क्या क्या मिला है, उनके आवास का पता चला, यानी कि वो जहाँ रहते थे, जो उनके घर होते थे वो हमें पता चले कैसे थे। मृद भांड, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो उनके मिट्टी के बर्तन मिले, उनसे पता चला। आभूषण मिले, औजार मिले, और मोहरें तो हमने पहले बता ही दिया था कि उनकी मोहरें भी मिली थी। तो इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चला। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बना बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो अगर कोई प्रश्न 1 नंबर का ऐसा आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार तथा मोहरें। अब तुमने देखा कि इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें मैंने जो अंडरलाइन करवाया है बेटा वही मेन है। तो क्या क्या अंडरलाइन करवाया है एक बार मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ, तुम अपनी बुक में उसको अंडरलाइन भी करो और जो मैंने तुम्हें इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चंस बताए हैं वो भी अपनी बुक में ही बेशक साइड में लिख लो। तो पहली लाइन हमने अंडरलाइन करी कि हड़प्पाई मोहरें संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिनको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। उस समय के जो लोग थे उनके जीवन के विषय में हमें उनके आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार और मोहरों से पता चलता है। अब अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल वाला जो पैराग्राफ है। अब उसकी पहली लाइन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, इसको अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र
और कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। तो आपने ये जो 2 लाइनें मैंने अभी अंडरलाइन करवाई हैं, पहली लाइन तो वही है जो तुम्हें मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कह लो या हड़प्पा सभ्यता कह लो, एक ही बात है। सिंधु घाटी इसलिए बोल देते हैं उसे क्योंकि वो सिंधु घाटी के आसपास सारी सभ्यता फैली हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं वो अभी तुम आगे पढ़ोगे। अब प्रश्न है कि संस्कृति क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे प्रश्न आया कि संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है, तो जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद कौन लोग होते हैं, जो कि खुदाई करके जो चीज़ें मिलती हैं उनसे इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों ने संस्कृति शब्द का जो प्रयोग किया वो किन चीज़ों के लिए किया, ऐसी पुरा वस्तुओं का समूह। जैसे कि हड़प्पा में तुमने देखा पुरानी वस्तुएं मिली, उनकी मोहरें मिली, उनकी ईंटें मिली, उनके आभूषण मिले, बाट मिले, मनके मिले। तो ये जो पूरा वस्तुओं का जो समूह है जो एक विशिष्ट शैली के हैं, यानी कि सभी एक खास तरीके से बनाए गए हैं, और जहाँ पर ये चीज़ें मिली वो कालखंड भी सबका सेम है और भौगोलिक क्षेत्र भी एक जैसा है। तो कालखंड का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक समय की बात कर रहे हैं कि उसी समय में वो चीज़ें मिली हैं। अब इसके बाद तुम आ जाओ अंडरलाइन करने के लिए अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। तो हमारा प्रश्न क्या बना अब इसमें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नामकरण कैसे हुआ, या हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये प्रश्न हमारा बनता है। तो इसका आंसर क्या है कि जब ये संस्कृति की खोज हुई, तुम्हें पता है इसके बहुत सारे स्थल मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, अभी तुम पढ़ोगे इन सब के बारे में, और भी कई स्थल हैं। तो सबसे पहले जो जहाँ पर इसकी खोजबीन हुई, सबसे पहले इस सभ्यता का जहाँ पता चला, उस जो जगह थी उसका नाम हड़प्पा था। तो उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब सेकंड लाइन भी अंडरलाइन करो। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया, यानी कि इसका समय जो था वो कौन सा था, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है, ये माना जाता है कि उस समय ये सभ्यता यहाँ पर भारत में थी। आगे, इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ आई। पहले वाली को कहा गया आरंभिक हड़प्पा और बाद वालियों को क्या कहा गया, परवर्ती हड़प्पा। तो पहले और बाद वालियों से अलग करने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है।